लगातार हम खबर भारती में अपने इस प्रोग्राम ज़रूरी सवाल के माध्यम से एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर खुदरा व्यापार में जो विदेशी निवेश लाया गया या फैसला किया गया है उसका असल में फ़ायदा किसको है। सवाल यहाँ पे एक और आता है कि क्या इस तरह का फैसला जो फ्राइडे को लिया गया वो फैसला क्या संसद के अंदर बैठ के नहीं लिया जा सकता था। ऐसा क्यों होता है कि एग्जीक्यूटिव ये फैसला ले लेते हैं। आइए इस बात को शुरू करते हैं डॉक्टर दत्ता से। डॉक्टर दत्ता, आपको क्या लगता है? सीधी सी बात है, बहुमत नहीं है, समर्थन नहीं है चीजों के लिए, तो इसलिए बैकडोर से करते हैं। जैसे चोर करते हैं ना, बैकडोर से घुसते हैं और फिर चोरी करके निकल जाते हैं, वैसे ही करते हैं बैकडोर से। बैकडोर से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से करते हैं ताकि संसद में बहस ही ना हो, संसद में तमाम चीजों पे चर्चा ना हो और उसके साथ साथ काम भी हो जाए और गूंज भी ना हो इस चीज का। जी, तो इस बीच में हमारे साथ अतुल अंजान जी जुड़ गए हैं, सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत गहरी नजर है इन तमाम चीजों पे अगर विदेशी निवेश की बात की जाए। अतुल अंजान जी, स्वागत है आपका खबर भारती में। हम लोग बात कर रहे हैं, बहरहाल एक फैसला सरकार ने ले लिया, 51% खुदरा बाजार में निवेश की इजाजत विदेशी कंपनियों को दे दी गई। सवाल यह है अतुल अंजान जी, जो हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये फैसले संसद के अंदर आम राय से नहीं लिए जा सकते हैं, इनसे बचा क्यों जाता है आखिर? देखिए, प्रश्न यह है कि यूपीए की सरकार और सोनिया बटा मनमोहन की सरकार, ये दोनों ही सरकारें संसद की अवमानना करने पे जुटे हुए हैं। संसद को किनारे फेंक करके संसदीय प्रक्रियाओं को अलग हटा करके ये सब काम करते हैं। आज ये कह रहे हैं कि हमने गैस का दाम, सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया क्योंकि संसद की स्थायी समिति ने जो है इसकी सिफारिश की थी। लेकिन आज संसद की स्थायी समिति कृषि ने कहा है कि बीज बिल को वापस किया जाए, देश के अंदर विदेशी बीज बिलों को कंपनियों को लूट की इजाजत न दी जाए। संसद की स्थायी समिति ने इस बात को कहा है कि ग्रामीण विभाग के 1894 का जो है वो भूमि अधिग्रहण कानून को समाप्त करो, लेकिन ये उसको नहीं कर रहे हैं, बल्कि आनंद शर्मा और जयराम रमेश और कपिल सिब्बल कह रहे हैं 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून नहीं खत्म किया जाना चाहिए। देश के किसान आत्महत्या करते हैं, इनकी कोई परवाह नहीं। इस तरीके से ये सिलेक्टिवली चुन चुन करके जो बात इनके हित में, देसी परदेसी पूंजी के हित में होती है, उसको ये बताते हैं कि संसद का फैसला है, और जो उनके और जहां वो समझते हैं कि संसद का सामना करने की जरूरत है वहां से भाग जाते हैं। और फिर ये एक नई बात है, केंद्रीय कैबिनेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या है, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का भी एक बाप बना दिया है, इंपावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, उनके नाम पर चला आता है। सेक्रेटरीज की कमेटी बनाकर और कैबिनेट के सामने रख करके 5 मिनट में पास कराया जाता है। ये संसदीय लोकतंत्र का अपमान नहीं है, बल्कि उसे धूल धूसरित करने का ये शानदार तरीका है। इसे कहते हैं क्लब ऑफ रोम का एक कातिलाना अंदाज। वो है सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का। ये गेम है IMF और वर्ल्ड बैंक का। जी, दुनिया की अतुल जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। जिस तरीके से आप इस पूरी चर्चा को गहराइयां प्रदान कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस चर्चा में बने रहें। इस बीच में हम चलते हैं दीपचंद यादव जी के पास, इसलिए कि हमारे आज के इन मेहमानों में सिर्फ यादव जी हैं जो कांग्रेस की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। यादव जी, जो बात हमने रखी, अतुल अंजान जी से पूछी, यही सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये फैसले संसद के परिसर के अंदर तमाम दलों की, जो तमाम चुने गए लोग हैं, उनके साथ मिलके एक कोहेरेंस के साथ क्यों नहीं लिए जाते हैं? देखिए, पिछले बार पूरे राष्ट्र ने देखा, आपने, हमने, सब ने देखा कि संसद किसने नहीं चलने दी। कांग्रेस और संसद चलाना चाहती है, हर बात संसद में निर्णय कराना चाहती है, लेकिन क्या कारण रहे, पूरे आप सब ने देखा, पूरा मीडिया ने देखा कि संसद किसने नहीं चलने दी है, क्यों नहीं चलने दी। इसके अंदर जाने की सबको आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है, किन लोगों ने संसद नहीं चलने दी। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, उसका हमेशा से संसदीय प्रणाली में विश्वास रहा है, और हमारा ये पूरा प्रयास रहता है कि जो भी फैसले हों, एक तो सब आम सहमति से हों और संसद के अंदर हों। लेकिन लोग सड़कों पे जब फैसला करना चाहते हैं, संसद से बाहर फैसला करना चाहते हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों को समझाएं। यादव जी हम चाहते हैं, अजीत वर्मा जी, आप कितना सहमत हैं यादव जी की बात से? मैं बिल्कुल सहमत हूं इस मुद्दे पर, जहां ये सवाल है कि
कि फैसला संसद में होना चाहिए। मैं अनजान जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि संसद को सरकार बरकाती है, लेकिन इस बात से भी सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी संसद को चलने नहीं देना चाहती है, उसको अगवा कर लेती है और फिर कहती है हम सड़क पर फैसले करेंगे। जब संसद चलेगी नहीं तो संसद में बहस कहां से होगी भैया? संसद में बहस के लिए संसद चलना तो चाहिए ना। संसद चलने ही नहीं देते आप तो संसद में मुद्दे आए कहां से? सरकार की बेचैनी यही है। मैं समर्थन विरोध की बात नहीं करता, मैं इन मुद्दों का विरोध करता हूं, लेकिन फिर भी ये मानता हूं संसदीय प्रक्रिया में सरकार संसद में जाना चाहती थी। 100 से ज्यादा लंबित बिल हैं, 15 से ज्यादा इमीडिएट अर्जेंस के बिल थे। कोई बिल प्रेजेंट नहीं हो पाया क्योंकि संसद चली नहीं। संसद चलने देना चाहिए और संसद का सामना करने देना चाहिए सरकार को। वर्मा जी, विपक्ष की रणनीति में चूक है। वर्मा जी, संसद चलने देना चाहिए और सरकार को संसद में लाना चाहिए कि बहस करें। वर्मा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी करने से पहले संसद में उस पर बहस होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी का ये अब हर एक आदमी बहुमत से राजनीतिक गुणा पहले 2/3 बहुमत से उसको स्वीकार करा जाए। अंतर्राष्ट्रीय समझौते तब होने चाहिए और नहीं कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता बिना बहस के, बिना बातचीत के करना उचित नहीं है। और जब सख्त कदम उठाने की बात आज वर्मा जी, आज प्रधानमंत्री सख्त फैसला लेने की बात कर रहे हैं, कठोर फैसला लेने की बात करें, तो कठोर फैसला तो पहले जो लूट का पैसा है, प्रधानमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि उस पर सख्त फैसला पहले लेना चाहिए। और दूसरा मुद्दा यह है कि कल तक हम ये सुन रहे थे कि कोई कहीं घोटाला नहीं है और सीबीआई एफआईआर लॉन्च कर रही है। आज कैबिनेट की बैठक में 4 कोल ब्लॉक रद्द कर, अगर ये संसद जब चल रही थी तभी रद्द कर देते तो कम से कम उसमें एक रास्ता होता कि सरकार ईमानदारी से कार्रवाई कर रही है। बहुत बुनियादी सवाल, बड़ा बुनियादी प्रॉब्लम है कि उस समय 2G स्कैम में भी प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं थे। आखिर सुप्रीम कोर्ट में 2G स्कैम और खोल घोटाले में फंसे हैं और आज भी कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोल ब्लॉक पर जो रिट है वो एक्सेप्ट कर ली है। कहीं ना कहीं जो और ये सब है हमारे तमाम बात कर रहे हैं, सब एक बात जो सबसे सामने आ रही है ना कांग्रेस घाट है। सवाल अजीत वर्मा जी जो कह रहे हैं, कृष्णवीर चौधरी जी जो कह रहे हैं, उसमें से एक सवाल जरूर निकल के आता है जिसका सरकार को जवाब देना ही कभी ना कभी पड़ेगा। कि सवाल यह है कि इतनी जल्दी क्या थी कि अगर संसद नहीं चल रही थी उसके बाद भी खुदरा बाजार में एफडीआई विदेशी निवेश की इजाजत या उसका फैसला ले लिया गया। बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन हम एक बार फिर अतुल अंजन जी से पूछेंगे। अतुल अंजन जी, एक सवाल जो हम आज जरूरी सवाल में कर रहे हैं कि असल में इस विदेशी निवेश के फैसले की वजह से असली फायदा किसको है? हेलो जी अतुल रंजन जी, हम ये पूछ रहे हैं कि इसका असली फायदा किसको है? करा रहे हैं और आप जो है हमको उस पर इंतजार, मैं इतना समय आपके लिए नहीं दे सकता। अतुल रंजन जी, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। अतुल रंजन जी का फोन कट गया है। जो सवाल हम कर रहे थे, हम एक बार फिर इसको जानने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है कि दीपचंद यादव जी, अगर हम ये सवाल करें, हम अपने उसी सवाल की तरफ लौटते हैं कि आपको क्या लगता है कि असली फायदा किसको है? देखिए, असली फायदा इससे आम आदमी को मिलेगा। एक तो सबसे बड़ी चीज इसमें यह होगी कि जो बिचौलिए जो हैं, बिचौलिए जो चीज किसान से 10 रुपए में लेकर के चलते हैं और वो जाकर के मार्केट में यादव जी हम आपको रोकना चाहते हैं। हमारे साथ आकाश जिंदल जी जुड़ गए हैं, विश्लेषक हैं, अर्थशास्त्री हैं। आकाश जिंदल जी, आपसे बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन कि किसको फायदा है इस पूरे जो फैसले लिए गए हैं उनसे? देखिए, जो एफडीआई आएगा रिटेल में, उससे कुछ फायदे हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रहा है। 7.55% का जो है इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। अब इन्फ्लेशन में जो मेन रीजन है वो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं, लैक ऑफ स्टोरेज, लैक ऑफ रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज, लॉजिस्टिक्स की कमी। अब ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनकी एक्सपर्टीज है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो इनके आने से क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन कुछ हद तक कंट्रोल होने की संभावना है। साथ ही ये लोग बहुत बड़े लेवल पे काम करेंगे, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से
दाम कुछ कम हो सकते हैं, तो जो कंज्यूमर आज की तारीख में इन्फ्लेशन का शिकार है उसे कुछ हद तक रिलीफ मिल सकता है। साथ ही साथ जो हमारा किसान मित्र है उससे अपने उत्पाद की एक्चुअल कीमत मिल सकती है। लेकिन आकाश जिंदल जी, जो हमारे विदेशी साहब से मुझे बात करनी जी, कृष्णवीर चौधरी जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जिंदल जी, क्या अमेरिका के किसानों को उनका इन्होंने उचित मूल्य दिया फसलों का? क्या ब्रिटेन के किसानों को दूध के क्षेत्र से लेकर सब्जी और फलों के किसानों को उचित मूल्य दिया क्या? जब वो पैसा ही वहां नहीं दे रहे हैं, अमेरिका में नहीं दे रहे हैं, ब्रिटेन में नहीं दे रहे हैं, यूरोप में कहीं नहीं दे रहे हैं, तो आखिर भारत के किसानों को खैरात देने आ रहे हैं क्या वो? और दूसरा, आप ये बताएं कि जो आपने कहा कि चेन नहीं है, जो इंडिया की रिटेल चेन अब तक काम कर रही है थोक में खरीद के, वो तो सब घाटे में जा रही हैं। और जो आपने महंगाई की बात कही, आप मुझे ये बताएं कि जो थाईलैंड और सिंगापुर जैसे छोटे देश हैं, वहां जो आज आपके यहाँ चीज 5 रुपए में मिलती है, वो वहां $5 में मिलती है, तो वो महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? जी जिंदल साहब, आपका जवाब। जी देखिए, इसमें चौधरी साहब मेरी पूरी बात सुने। मैंने शुरू से ये स्ट्रेस किया है कि हमें इसका स्ट्रक्चर, रेगुलेशन और मॉडल ऐसे बनाने चाहिए कि किसान मित्र को फायदा हो। देखिए, एफडीआई आज हिंदुस्तान में फॉरेनर्स आना चाहते हैं और हम एक बहुत बड़ी मार्केट है और हम इस बार्गेनिंग पोजीशन पे हैं कि हम उन्हें कहें कि जो गाइडलाइन, जो स्ट्रक्चर, जो मॉडल हम चाहते हैं उसके तहत हम आए। एफडीआई इन इटसेल्फ कोई बुरी चीज नहीं है। हमें ये देखना है कि क्या विदेशी हमसे फायदा कमाते हैं या हम उनका यूज करते हैं, उनकी कैपिटल, उनकी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अगर हम रेगुलेशन ऐसे रखते हैं कि किसान को उचित मूल्य मिले उसके प्रोडक्ट का, उसको जो है कैश में जो है उसकी फसल का जो है दाम मिले, ताकि उस हमारे किसान मित्र को कहीं से उधार मांगने जो है, जो उसके आसपास का महाजन है उसके पास ना जाना पड़े। साथ ही साथ जो सप्लाई साइड मैनेजमेंट है उसके अंदर जो फॉरेन कंपनीज आती हैं उनके लिए हम रेगुलेशन रखें, किस तरह के स्टोरेज रखेंगे, किस तरह के वो रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट रखेंगे और प्राइसेस किस तरीके से हो, प्राइसेस के अंदर मैनिपुलेशन ना हो। इन सब के ऊपर अगर चेक्स और बैलेंसेस रखते हैं, मैंने सबसे पहले कहा है कि मेरी सारी बातों का बेसिस ये है कि एफडीआई आए, लेकिन उसके लिए स्ट्रक्चर, रेगुलेशन, सिस्टम्स ऐसे हों कि हमें सूट करते हो। जो और कंट्रीज के एग्जांपल है उससे हमें कई चीजें सीखने को मिलती हैं। सरकार को जिंदल जी, सीड बिल में सेंट्रल सीड कमेटी को पैसे तय करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, जो राइडर हैं ये तो जॉइंट सेक्रेटरी 5 मिनट में हटा देता है डील करने के बाद, मिनिस्ट्री के अंदर बैठा हुआ तमाम जो है। अब जब इस देश को निकम्मी और भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी कर रही है मल्टीनेशनल एजेंट्स की तरह, और सारी इंडस्ट्री ये सोच रही है कि हमारा कर्जा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से उतर जाएगा, तमाम रिटेल चेन ये सोच रहे हैं कि हमारे जो हजारों करोड़ तक के लॉसेज है वो आ जाए और देश भाड़ में जाए, हमको तो पैसा हमारा मिल जाएगा। बैंक दिवालिया हो रहे हैं, शर्म आती है झूठ बोलते हुए। जी जिंदल जी, पता नहीं कितना झूठ बोलेंगे, किसानों के नाम पर कितना झूठ है। कृपया मुझे जवाब देने का मौका दें मेरे मित्र। देखिए, आज एक दूसरी सच्चाई है, आज हमें फॉरेक्स की रिक्वायरमेंट है, हमें डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है। आप भी ये जानते हैं चौधरी साहब, 75 से 80% क्रूड ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है। इसके चलते हुए हमारे पास फॉरेन कैपिटल आएगी। आज की कड़वी सच्चाई ये है कि फॉरेन कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि वो जो है, जो रेगुलेशंस हैं उनको फ्लेक्सिबल रखा जा सकता है, उनको क्यों फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाए कि किसी ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे वो चेंज किए जाएं। उसके अंदर रेगुलेशन स्ट्रक्चर इस तरीके से हम रखें कि हमारी कंट्री को उससे फायदा हो, हमारी कंट्री को एडवांटेज हो। कुछ चीजें जो सजेशंस मैंने सरकार को दी आपको बताना चाहता हूं, उनके लिए इनकम टैक्स हायर रखा जाए, 50% के आसपास रखा जा सकता है। उनके जो प्रॉफिट्स हैं उनको रिपेट्रिएट जो है एक लिमिट तक करने दिया जाए, बाकी प्रॉफिट्स उनके इंडिया में इन्वेस्ट किए जाएं। उनके शेयर्स की लिस्टिंग करें ताकि आम हिंदुस्तानी भी जो है उन शेयर्स में इन्वेस्ट कर सके, ताकि इंडियंस को फायदा हो। साथ ही साथ जो उनसे एडिशनल कमाई होगी हमें, उससे जो हमारे दुकानदार मित्र हैं उनको फायदा दिया जाए, उनको जो है सस्ते रेट पे लोन दिए जाए ताकि वो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। एक मिनट, मुझे
बात नहीं, अब आपने जो सरकार को सलाह दी तभी तो आप बिकवा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर इतनी विदेशी मुद्रा की जरूरत थी देश को और आपको, तो पिछली बार $22.5 बिलियन आया था, $18.5 बिलियन देश से बाहर चला गया। ये कौन सी आवश्यकता है? कितना पेट बड़ा हो गया है बड़े कारपोरेट्स का, हिंदुस्तान के बड़े पूंजीपतियों का। मात्र 80 लोग इस देश की पूरी पूंजी को डकार रहे हैं, और आप जैसे लोग, क्या कहें हम आपको? क्यों झूठ बोलते हो सारा दिन? विदेशी मुद्रा चाहिए, विदेशी मुद्रा चाहिए। लूट के देश से बाहर जाती है। क्यों जाती है विदेशी मुद्रा अगर देश को जरूरत है तो? चौधरी साहब, मुझे लगता है कि हमको इस तरीके से इस मंच को जो एक पवित्रता के साथ हमको रखना चाहिए, इसलिए कि हर मेहमान का अपना एक वजूद है, हर मेहमान की अपनी एक प्रासंगिकता है। लेकिन नाजिम जी, जब झूठ आदमी बोलता है देश के सामने तो बर्दाश्त नहीं होता। अजीत वर्मा जी बैठे हुए हैं, तमाम चीजों को भी बात कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो कब तक धोखा देंगे इस देश को? सोकर अभी क्रिसिल की रिपोर्ट आई, उसमें कहा, नहीं शर्म आती है, उसमें कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री बहुत बढ़ गई है, किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो गया है। वो क्रिसिल इंटरनेशनल एजेंसी है, वो क्या करते हैं? वो भी झूठ बोलते हैं। उस दिन हमने प्रोग्राम में कहा कि ये सब बंद करिए धोखा। मध्य प्रदेश में हम उसको भुगत चुके हैं। लेकिन फर्जी रिपोर्ट तैयार करने में माहिर है नाजिम। बिजली के मामले में हम उसको बहुत भगा चुके हैं और ढकेल के खदेड़ चुके हैं। मैं समझ रहा हूं कि पूरे विषय से हम लोग भटक रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पे गंभीरतापूर्ण चर्चा होने की आवश्यकता है। मात्र 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी स्टोरेज के लिए और सप्लाई के लिए। मैं मानता हूं कि क्योंकि लाखों करोड़ की डकैती इस देश में पड़ रही है। एक सेकंड चौधरी साहब, यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक चीजों को मैं लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गंभीरता तभी पूरे चर्चा पे आएगी। हम लोग सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं और एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे। मेरा मानना है कि जैसे मैं सुन रहा था आकाश जिंदल जी को, शायद पर क्योंकि फोन उनका ऑफ हो गया है, चले गए हैं, नहीं तो मैं सीधा एक सवाल उनसे पूछता। इकोनॉमिक्स में एक टर्म है कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, कंट्रोल्ड प्राइसिंग, और ये बहुत गंभीर चीज है, इसको समझाने की कोशिश करूंगा। एफडीआई रिटेल में आने से क्या होगा कि शुरुआत में तो ये लोग एकदम बहुत ही किसानों को लुभाने के लिए इतने सारे लॉलीपॉप देंगे, जिसके चलते चींटी की तरह सब किसान, छोटे छोटे किसान जो है, उनको पैसा मिल रहा है इमीडिएटली, वो चींटी की तरह इनके पीछे भागेंगे और भागते भागते इनके शिकंजे पे आ जाएंगे। इनका जो एक जाल है उस जाल के अंदर आ जाएंगे। आपने देखा होगा समुद्र में जब शार्क मछली जब आती है, छोटे छोटे मछली कैसे तितर बितर होते हैं, कैसे भागते हैं, और बहुत सारे मछली को एक ही बार में डकार लेते हैं। ये रिटेल बड़े बड़े जितने सारे वॉलमार्ट जैसे कंपनी है, ये लोग भी उसी शार्क की तरह काम करने की कोशिश करते हैं। दुनिया में, पूरे दुनिया में किए हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, कहीं पर भी हो, यूरोप हो, कहीं पर भी हो। साउथ ईस्ट एशिया पे अगर इकोनॉमिक क्राइसिस 1990s में हुई थी, केवल इसीलिए हुई थी क्योंकि एफडीआई अचानक विड्रॉ कर लिया गया था साउथ ईस्ट एशिया से। सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब के सब जो आर्थिक रूप से जो इनका जो इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया था, जिसके चलते हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते थे, पेपर टाइगर्स। पेपर टाइगर्स क्यों हुए थे? क्योंकि सिर्फ ये लोग इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे फॉरेन कंपनीज के ऊपर और मल्टीनेशनल्स के ऊपर, जिसके चलते ये एक तरह से कंगाल हो गए थे। अब विस्तार से इस चीज को समझाता हूं। समझाने के लिए तो 2 मिनट का समय चाहूंगा। सीधा सा चीज है कि पहले तो आपने शिकंजे में कब्जा करेंगे, आपने तमाम तरह के हथकंडे देके, तमाम तरह के लॉलीपॉप देके कब्जा करेंगे। जैसे ही पूरा किसान और जितने छोटे उद्योगपति हैं और जितने सारे रिटेलर्स हैं, वो जैसे इनके जाल में आ जाएंगे, तब ये प्राइस को कंट्रोल करेंगे। अपने हिसाब से रणनीति तैयार करेंगे, अपने हिसाब से प्राइस को कंट्रोल करेंगे। ये सब आशंकाएं हैं। आशंकाएं नहीं है, ये हकीकत है, हुआ है। ये पूरे यूरोप में हुआ है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में हुआ है, तमाम जगह पे हुआ है। एक सेकंड, अर्थशास्त्री को मैं बहुत अच्छे तरह से समझता हूं, इसलिए इकोनॉमिक वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस चीज को। आगे की जो खतरा है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं दिखा दे रहा है, 50 साल बाद ये चीज होने जा रहा है। इस देश में 50 साल बाद ये चीज होने जा रहा है। कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन तब होगा
इन कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि वो अपने हिसाब से प्राइसेस को बढ़ाएंगे, अपने हिसाब से प्राइसेस को घटाएंगे, वो अपने रणनीति के हिसाब से करेंगे। पूरा दुनिया जब ऐसा ऐसी स्थिति आई, आप अपने यहाँ से खरीदिए, आपका रिटेलर जो होगा, आपका शॉपकीपर, आपका किराना मर्चेंट होगा, वो तो बचेंगे ही नहीं, वो तो बचेंगे ही नहीं, वो रहेंगे कहाँ पे, बचेंगे ही नहीं। आप कैंपा कोला का उदाहरण पेप्सी और कोका कोला आने के बाद कैंपा कोला के साथ क्या हुआ? जी, हमारे सामने उदाहरण भी हैं, हमारे सामने आशंकाएं भी हैं। बहरहाल 1 घंटे में हम जाहिर सी बात है कि इतने बड़े एक फैसले को, और जो फैसला शायद भारत के 50 साल के भविष्य को प्रभावित करेगा, आगे भारत किस तरीके से सामने आएगा दुनिया के सामने। जैसा कि चौधरी साहब कह रहे थे कि हम रहें, आप रहें या न रहें, लेकिन जो फैसले लिए जाएंगे, हमारी आने वाली जनरेशन्स उसको किस तरीके से अपने सामने पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ग्रेट फ्राइडे, या जैसे कि अजीत वर्मा जी कह रहे थे कि ब्लैक फ्राइडे, फैसला लिया, भारत में गया, लेकिन राहत की सांसें अमेरिका ने ली। 2 अंडर अचीवर देश प्रमुखों, मेरा मतलब बराक ओबामा और मनमोहन सिंह, ने भारत के किराना दुकानदारों के भविष्य को दांव पर लगाते हुए हाथ मिलाया और ग्रेट फ्राइडे को ऐतिहासिक फ्राइडे बना दिया। कुल मिलाकर सरकार ने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस रिस्क के पीछे कुछ तैयारियां भी जरूर हैं। सरकार ने कुछ होमवर्क तो जरूर किया है, और शायद ये कुछ उसी तरह का होमवर्क है जैसा कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान दिखाई दिया था। बहरहाल सरकार के इस फैसले के बाद कुछ समय के लिए अगर इसके फायदे और नुकसान को इस फायदे और नुकसान को अगर अलग कर दिया जाए, तो सवाल यहां यह है कि मौजूदा सरकार की पॉलिसी दरअसल है क्या? वो कमजोरों के साथ खड़ी है या मजबूत जो हैं उनके साथ खड़ी हुई है? मौजूदा समय में राजनीति और अर्थनीति में टकराव की स्थिति बन गई है। ऐसे में देखना यह होगा कि अब इसका अंत क्या होगा। जरूरी सवाल में आज इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।